हे गाइस, ये दिव्यांशु बांझल दिस साइड एक प्यारी सी छोटी सी नन्ही सी मुन्नी सी वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। सीएमए इंटरमीडिएट ऑडिट के लिए लिमिट चार्ट लेके आया हूँ। इस पीडीएफ के अंदर 5-6 पेजेस की पीडीएफ है। इस पीडीएफ के अंदर मैंने क्या डाला हुआ है, इसमें मैंने लिमिट वगैरह डाल दी है कि भैया इंटरनल ऑडिटर अगर आपको अपॉइंट करना है तो ये लिमिट चेक कर लेना, ठीक है। ऑडिट कमेटी अगर आपको अपॉइंट करना है तो ये लिमिट चेक कर लेना। ये सारी लिमिट वगैरह डाली हुई है और कौन कौन से सेक्शन नंबर याद रखना है वो भी मैंने डाला हुआ है, ठीक है। और ये फॉर्म नंबर भी मैंने डाला हुआ है, एडीटी 1 2 3 4, सीआरए 1 2 3 4, कौन कौन से फॉर्म याद रखना है। तो 5-6 पेज की पीडीएफ है। इसमें से अपने को सारा का सारा याद रखना है भाई। इसमें से एमसीक्यू आने के चांसेस होंगे, एक चीज। दूसरी चीज है केस स्टडी भी बनेगी इसमें से। केस स्टडी कैसे बनेगी, देखो फॉर एग्जांपल तुमको क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा कि भाई एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, उसकी पेड ऑफ शेयर कैपिटल दे रखा होगा, टर्नओवर दे रखा होगा, लोन वगैरह दे रखा होगा, डिपॉजिट वगैरह दे रखा होगा, ये लिमिट दे रखी होगी, सारी चीज़ें क्वेश्चन में पूछा जाएगा। फिर तुमसे आखिरी लाइन में बोला जाएगा कि बताओ क्या कंपनी को इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना है या नहीं करना। तो वो जो लिमिट वाली चीज़ें हैं जहाँ से अपनी केस स्टडी बन सकती है, वो सब चीज़ें मैंने इस वीडियो में डाल दी है। तो और फटाफट इसको कंप्लीट करो। और ये जो पीडीएफ है ये मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा और व्हाट्सएप के ग्रुप में भी डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा कि भैया वहाँ उसको ज्वाइन वाइन कर लो, और नीचे लिंक वगैरह डाल दूंगा इसकी भी कि यहाँ पे क्लिक करो तो मिल जाएगी, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट। 10-15 मिनट में हम लोग इस चीज़ को लिमिट सारी याद कर लेंगे, ठीक है। इसको बस लर्न करना, याद रखना। एलिजिबिलिटी ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ इंटरनल ऑडिटर या फिर फर्म ऑफ इंटरनल ऑडिटर, कौन सी कंपनी को इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना है। मैं कुछ भी डेप्थ में नहीं जा रहा हूं, मैंने क्रैश बैच ऑलरेडी डाला हुआ है, मैंने मैराथन भी मतलब डाल रहा हूं। हो सकता है ये वीडियो पहले आए, हो सकता है मैराथन पहले आए, तो कुछ भी आए मुझे नहीं पता, ठीक है। तो मैराथन भी मैंने डाल दिया है और हमारी क्या बोलते हैं उसको, क्रैश बैच भी कंप्लीटेड है, सब कुछ डेप्थ में कंप्लीट करा दिया है। तो ये सिर्फ लिमिट जो चार्ट है आपको लास्ट डे उठा के रटना है बैठ के, ठीक है। इसलिए डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, ऊपर ऊपर से इसको मैं पढ़ा रहा हूँ कि भाई इंटरनल ऑडिटर है, किस कंपनी के लिए लगेगा, किस कंपनी में अपॉइंट करना पड़ेगा। तो पहला बोला भाई लिस्टेड कंपनी में अपॉइंट करना है, एक चीज। दूसरा पूछा भैया अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में अपॉइंट करना है अगर उसके पेड ऑफ शेयर कैपिटल कितनी है 50 करोड़ और मोर। हमेशा ध्यान रखना ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर है, यहाँ पे ड्यूरिंग प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर दे रखा हुआ है। अगर उस कंपनी का टर्नओवर 200 करोड़ और मोर है ड्यूरिंग प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर मतलब पिछले साल, ठीक है। लोन है, आउटस्टैंडिंग लोन वगैरह है कितना 100 करोड़ और मोर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, क्या है ये, एनी पॉइंट ऑफ टाइम मतलब पिछले साल तुमने लोन लिया हो एक दिन के लिए भी 100 करोड़ या उससे ऊपर, तो भी तुम्हारे ऊपर क्या लग जाएगा, इंटरनल ऑडिटर आपको अपॉइंट करना रहेगा। फिर बोला गया भैया डिपॉजिट कितना 25 करोड़ और मोर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे पिछले साल तुम्हारा डिपॉजिट जो था 25 करोड़, डिपॉजिट मतलब तुमने जनता से पैसा लिया है 25 करोड़ या उससे ऊपर, एक भी दिन था ना तो तुमको क्या लग जाएगा भाई, इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करो, ठीक है भाई। क्लियर है। इसको याद कैसे करना है, देखो भाई हमेशा ध्यान रखो इसको याद कैसे करना है। इसमें लिखना भी है लिमिट क्या है 50, रुको एक मिनट, 25 50 100 200, इसकी लिमिट इस तरीके से लिखो 25 50 100 और ये 200, ठीक है। 25 50 100 200 ये लिमिट तुमको याद रखनी है कि भैया इंटरनल ऑडिटर है तो 25 50 100 200 ये लिमिट अपने को याद रखनी है। ओके मेरे भाई, हाँ जी मेरे भाई, सबको सही है मेरे भाई। फिर प्राइवेट कंपनी में बोला गया भैया 100 और 200 की लिमिट देख लेना, मतलब क्या है, टर्नओवर 200 करोड़ या मोर ड्यूरिंग प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, या फिर लोन या बोरोइंग कितना 100 करोड़ और मोर ड्यूरिंग एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। बात खत्म। देखो लोन और डिपॉजिट्स में एनी टाइम देखेंगे, मतलब एक भी दिन हुआ तो भी, ठीक है। पेड ऑफ शेयर कैपिटल और टर्नओवर ईयर एंड पर देखते हैं, बैलेंस शीट डेट पर 31 मार्च को देखते हैं। पहली चीज याद करो, ठीक है। फिर अब दूसरी चीज आता है रोटेशन ऑफ ऑडिटर किस कंपनी में लगेगा। पहला ध्यान रखो एमसीक्यू के लिए भैया, नॉट एप्लीकेबल टू ओपीसी एंड स्मॉल कंपनी। रोटेशन ऑफ ऑडिटर जो है ओपीसी 1% कंपनी और स्मॉल कंपनी में नहीं लगता। एमसीक्यू में पूछा गया है, हो सकता है तुमको दिख जाए, ओपीसी बोले तो 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी, इन दो कंपनीज में नहीं लगता रोटेशन ऑफ ऑडिटर। स्मॉल कंपनी का मतलब क्या होगा भैया, जिसका पेड ऑफ शेयर कैपिटल 4 करोड़ तक है और जिसका टर्नओवर 40 करोड़ तक जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं अपन स्मॉल कंपनी। हालांकि इतना डेप्थ में नहीं पूछा जाएगा तुमसे, ठीक है। किस पर लगता है उसके ऊपर अपन अब बात करते हैं भाई। रोटेशन ऑफ ऑडिटर लगेगा हमारा लिस्टेड कंपनीज के ऊपर। देखो हर चीज
कोई भी रोटेशन ऑफ ऑडिटर हो, ऊपर जो अपन ने पढ़ा, क्या पढ़ा भैया, इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट करना है, यही पढ़ा है ना अपन ने, भूल तो नहीं गए तुम लोग। ये देखो इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट करना है, तो लिस्टेड कंपनी तो पहले ही आएगी, ठीक है। लिस्टेड कंपनी हमेशा ध्यान रखना, आंख बंद करके, तुम्हें अगर कंफ्यूजन भी हो रही है कि लिस्टेड कंपनी पे ये चीज़ लग रही है कि नहीं लग रही, तो हमेशा ध्यान रखना कोई भी रूल वगैरह होगा ना, पहले लिस्टेड कंपनी के ऊपर लगेगा, उसके बाद आएगी बाकी की चीज़ें, ठीक है। तो पहली लिस्टेड कंपनी पे लगेगा, ठीक है। फिर उसके बाद है भाई अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ और मोर, ये जो लिखा हुआ ना सिंबल, एज इट इज सिंबल बना के मत आना, आपको क्या लिखना है भाई लोग, 10 करोड़ और मोर, ठीक है, इस तरीके से लिखना है, ठीक है। ऐसा मत ये सिंबल बना के बिल्कुल मत आ जाना एग्जाम में। क्या बोला भैया, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है जिसका पेड अप शेयर कैपिटल कितना 10 करोड़ या उससे ऊपर है, तो आपको क्या करना है भैया, ऑडिटर आपकी कंपनी में रोटेट होगा, एक चीज। दूसरी चीज है प्राइवेट कंपनी की बात कर दी, अभी किसकी बात की थी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी की, ठीक है भाई। अब प्राइवेट कंपनी के बारे में बात की, प्राइवेट कंपनी में बोला गया है आपकी कितनी पेड अप शेयर कैपिटल कितनी है, 50 करोड़ और मोर, 50 करोड़ और मोर, 50 करोड़ और मोर, ठीक है भाई। फिर कंपनी जिसने लोन वगैरह लिया है, बोरोइंग वगैरह लिया, कितना, 50 करोड़ और मोर, 50 करोड़ और मोर, क्या लगेगा भाई, रोटेशन ऑफ ऑडिटर, रोटेशन ऑफ ऑडिटर। तो यहाँ पे एक लाइन खींच के लिखो, 10 50 50, ठीक है, 10 50 50। ऊपर क्या था भाई, ऊपर क्या था, 25 50 100 200 इंटरनल ऑडिटर, और रोटेशन ऑफ ऑडिटर 10 50 50, इस तरीके से याद होगा आपको मेरे भाई, ठीक है भाई। अब जाते हैं ऑडिट कमेटी। ऑडिट कमेटी में बोला भैया लिस्टेड कंपनी में लगेगा, लिस्टेड कंपनी में लगेगा, लिस्टेड कंपनी में लगेगा ऑडिट कमेटी। फिर बोला भाई पब्लिक कंपनी के बारे में बात कर दी गया, पब्लिक कंपनी के बारे में बात किया, क्या बोला भैया, एज पर लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात कर दी। पेड अप शेयर कैपिटल कितना होना चाहिए, 10 करोड़ और मोर, टर्नओवर कितना, 100 करोड़ और मोर, इनका लोन कितना, 50 करोड़ से ज़्यादा। हमेशा ध्यान रखना ऑडिट कमेटी की लिमिट में, हमेशा ध्यान रखना ऑडिट कमेटी की लिस्ट में कितना दे रखा हुआ है, 100 10 100 और 50। ये 50 क्या है भाई, 50 से ज़्यादा, 50 से ज़्यादा, 50 करोड़ से मोर, अपन इंग्लिश में भी लिख देते हैं, मोर देन 50 CR। क्या बोला गया, हमेशा ध्यान रखना ऊपर जो था 10, जैसे अपन यहाँ पे पढ़ते रोटेशन ऑफ ऑडिटर 10 करोड़ और मोर, मतलब 10 करोड़ जो लिमिट दे रखी वो या उससे ज़्यादा, यहाँ पे भी सेम था 25 50 100 200 ये लिमिट या इससे ज़्यादा। लेकिन 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 ऑडिट कमेटी में एक ऐसी चीज़ है, यहाँ पे जो एग्रीगेट जो लोन है ना, इसने बोला 50 करोड़ से ज़्यादा, 50 करोड़ से ज़्यादा है तो ही ऑडिट कमेटी में, ऑडिट कमेटी आपके ऊपर एप्लीकेबिलिटी होगी, मतलब ऑडिट कमेटी बनाना पड़ेगा, सिंपल सा केस है। और इनमें से एक भी कंडीशन फुलफिल होती तो बनाना है, जैसे कि भाई पेड अप शेयर कैपिटल तुम्हारी 10 करोड़ और मोर चले गया, हाँ जी, तो आप बना दो, ठीक है। या फिर आपका टर्नओवर चला गया तो बना दो। ऐसा नहीं है कि भैया आपका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज़्यादा है, प्लस टर्नओवर भी आपका 100 करोड़ या उससे ऊपर होगा तो ही बनाएंगे, ऐसा नहीं है। आपका एक भी कंडीशन फुलफिल होता है तो आपको ऑडिट कमेटी बनाना होगा, ठीक है। तो इसमें अपने को क्या लिमिट याद रखना है, 1050 1050 1050, ठीक है। रोटेशन ऑफ ऑडिटर में 10 50 50, 1050 में भी ये 50 मोर देन है, 50 करोड़ से ज़्यादा लेना है। ओके मेरे भाई, यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हों तो मैं आगे बढ़ूँ। हाँ जी बिल्कुल भाई, दिव्यांशु भाई सब कुछ क्लियर है, ओके। अब क्या बोला गया, स्टैट्यूटरी प्रोविजंस रिगार्डिंग ऑडिट ट्रेल। ऑडिट ट्रेल के बारे में मैंने बता दिया था भाई। ऑडिट ट्रेल क्या होता है, ऑडिट ट्रेल का मतलब जो भी आपके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होगा, ठीक है। अब उसमें कोई भी फॉर एग्जाम्पल ये लेता हूँ मैं कि मैंने कोई भी एंट्री की तो एक एक्टिविटी लॉग करके देखेगा कि भैया फॉर एग्जाम्पल 12 बजे मैंने एक एंट्री की कि जनरल एंट्री पास कर दी, कुछ भी फिक्स एसेट परचेस करने का या फिर सेल करने का, तो एक्टिविटी लॉग में एक्टिविटी दिखाएगा कि इस बंदे ने, इस यूज़र ने इतने बजे ये एंट्री पास की, फिर मैंने डिलीट कर दी तो वो एक्टिविटी में दिखाएगा इस बंदे ने ये एक्टिविटी डिलीट की। मतलब ये ऑडिट ट्रेल के एक प्रोविजन आया था। कब आया था भाई, 1 अप्रैल 2022, 1 अप्रैल 2022 या उसके बाद हर एक कंपनी को क्या हर एक कंपनी जो भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ कर रही है उसके अंदर ये ऑडिट ट्रेल का फीचर होना चाहिए। मतलब एक्टिविटी जो एक्टिविटी कर रहे हैं उसको क्या रिकॉर्ड होना चाहिए। ये कंपनीज के लिए आया था, कब, डेट याद रखो एमसीक्यू के लिए। ऑडिट ट्रेल की क्या डेट है, 1 अप्रैल 2022 और उसके बाद 1 अप्रैल 2022 या उसके बाद, ठीक है, ओके क्लियर है। अब सेक्शन 128 एमसीक्यू के लिए, सेक्शन 128 क्या बोलता है, हर एक कंपनी को या फिर उसकी ब्रांच को बुक्स ऑफ अकाउंट रखना है। कहाँ पे रखना है, उसके रजिस्टर्ड प्लेस पे। मतलब कंपनी है, हाँ जी सर कंपनी है,
उसको कहाँ रखना है, उसके रजिस्टर्ड प्लेस जहाँ पे उसका रजिस्टर्ड ऑफिस होगा वहाँ रखना है। अगर ब्रांच है तो ब्रांच जहाँ पे लोकेटेड है उसका रजिस्टर्ड ऑफिस जहाँ है वहाँ रखना है। एक चीज़ सिंपल, सेक्शन 128 याद रखो, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या बताना है, वो आने के चांसेस है अगर आप और कहीं प्लेस पर रखते हो। मेरा फॉर एग्जाम्पल मैं इंदौर में बैठा हूँ, मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस मेरी कंपनी का इंदौर में है, ठीक है। अब मैं इंदौर में ना रखते हुए मैं भोपाल में रखना चाहता हूँ, बिल्कुल रखो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या बोला गया है, बस आप जो हमारा रजिस्टर है ना, रजिस्ट्रार जो है आरओसी, उसको इन्फॉर्म करना है 7 दिन के अंदर अंदर। अगर आप रजिस्टर्ड प्लेस के अलावा कहीं भी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को रखते हो तो आपको 7 दिन के अंदर अंदर आरओसी को इन्फॉर्म करना है, बात खत्म। सेक्शन 139 से सेक्शन 148 तक के सेक्शन याद रखो। हो सकता है एमसीक्यू के लिए आपसे पूछ लिया जाए, कंपनी ऑडिट के सेक्शंस दे रखे हैं। तो सेक्शन 139 में ऑडिटर अपॉइंट होगा, ठीक है। सेक्शन 140 में ऑडिटर को रिमूव किया जाएगा, ठीक है। इस तरीके से याद रखना है अपने को। सेक्शन 139 में आएगा, सेक्शन 140 में अपन को रिमूव कर दिया, ओके। फिर सेक्शन 141 अब तुमको यहाँ से लिंक करना है सेक्शन 139 से कि हमने कोई ऑडिटर को अपॉइंट किया था, ठीक है। अब अपॉइंट किया था तो अब यहाँ उस 141 में उसकी एलिजिबिलिटी देखेंगे कि भाई तू कौन है, सीए है, सीएस है, सीएम है, क्या एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, ये सब चीज़ें बता दी गई हैं कि तुमने भाई बीकॉम वाले बंदे को बोला कि बेटा ऑडिट कर दे, स्टैट्यूटरी ऑडिट कर दे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो 139 में अपॉइंट किया और फिर 141 में उसकी एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन वगैरह देखेंगे, डिस्क्वालिफिकेशन देखेंगे, ठीक है भैया तू अच्छा आदमी है, तू ऑडिट कर सकता है, बात खत्म। फिर 142 में उस धंधे पे बात करेंगे, भाई तेरी रेम्यूनरेशन बता, कितना पैसा लेगा, ठीक है। 142 में रेम्यूनरेशन 143 में पावर ड्यूटीज क्या है ऑडिटर की, पावर एंड ड्यूटीज क्या है ऑडिटर की, 143 में क्या भैया 143 तुमको पता है 143 आई लव यू बोलते हैं, पावर एंड ड्यूटीज प्यार में पावर होती है, ऐसा याद रख लो, ठीक है। 143 ओके। 144 भैया कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो ऑडिटर नहीं दे सकता। तुमसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द सर्विसेज रेंडर्ड अंडर सेक्शन 144 विच शैल नॉट बी प्रोवाइडेड, नीचे एमसीक्यू दे दिया जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से तुमको सेक्शन याद रखना है। सेक्शन 144 में क्या बोला है, कौन कौन सी सर्विसेज है ऑडिटर नहीं दे सकता। सेक्शन 145 में बोला है ऑडिटर तेरे को तेरी ऑडिट की रिपोर्ट को साइन करना है, ऑडिटर तेरे को तेरी रिपोर्ट को साइन करना है, बस बाकी के 3 करो तो ठीक है, नहीं करो तो ठीक है, फिर भी एक बार रीड करो। 146 क्या बोला कि भाई जनरल मीटिंग अपॉइंट करना, जनरल मीटिंग में जाना, ऑडिटर साहब तुम जाना जनरल मीटिंग में, पानी वानी पी के आना, वहाँ पे अपना ज्ञानबाजी करके आना, ओके। 147 में पनिशमेंट दे रखा है, हालांकि सेक्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं, भूल जाओ इसको। 148 तुम्हारा खुद का प्यारा सेक्शन है, कौन सा भैया, कॉस्ट ऑडिट, ये तो तुमको याद ही होगा। चलो मेरे मालिक, चलो अब फॉर्म नंबर याद कर लो, हो सकता है कहीं पूछ ले तुमसे, ठीक है। एडीटी 1 में क्या बोला गया भैया, कंपनी इन्फॉर्म करेगी अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर टू आरओसी विद इन 15 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट। मतलब यहाँ पे देखो 4 चीज़ बताता हूँ, ये है भैया सीए के लिए है, एडीटी 1 किसके लिए है, चार्टर्ड अकाउंटेंट मेरे जैसे बंदों के लिए है, और ये तुम्हारे जैसे बंदों के लिए, कौन से, CMA, ठीक है। यहाँ पे सीए अपॉइंट हो रहा है, एडीटी वाले जो फॉर्म है सीए के लिए है, स्टैट्यूटरी ऑडिट के लिए है, और सीएमए के लिए कौन से फॉर्म है भैया, कॉस्ट ऑडिट वालों के लिए सीआरए वाले फॉर्म है, ठीक है भाई, ठीक है। अब एडीटी 1 में क्या बोला है, एडीटी 1 में बोला है पहले जैसे ऑडिटर अपॉइंट होगा तो प्लीज कंपनी 15 दिन के अंदर अंदर आरओसी को बता देना कि ऑडिटर अपॉइंट हो गया। एडीटी 1 में ऑडिटर हमारा अपॉइंट हो गया, एक चीज। दूसरी चीज है एडीटी 2 में क्या बोला है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्लाई करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर रिमूवल ऑफ ऑडिटर विद इन 30 डेज ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन। मतलब ऐसे याद रखो, एडीटी 1 में ऑडिटर को अपॉइंट किया है तो हमारी कंपनी आरओसी को बताएगी। एक चीज, ऑडिटर अपॉइंट, इतना पॉइंट भी याद रखो, चलोगे। एडीटी 1 में ऑडिटर अपॉइंट से रिलेटेड कुछ पॉइंट है, ओके। एडीटी 2 में ऑडिटर को भगाया जा रहा है, उससे रिलेटेड पॉइंट है। और एडीटी 2 में क्या बोला है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या कर रहा है, एप्लीकेशन दे रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि भैया ये हटा दो इस ऑडिटर को, हम नहीं झेल पा रहे हैं, या फिर ये अच्छे से काम नहीं कर रहा है, ठीक है। एडीटी 1 में अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, एडीटी 2 में भगाने से रिलेटेड, सिंपल हिंदी में मैंने समझा दिया। फिर तीसरी चीज है भाई, ऑडिटर शैल विद इन 30 डेज ऑफ डेट ऑफ रेजिग्नेशन। मतलब एडीटी 3 में क्या बोला है, ऑडिटर भाग रहा है, ऑडिटर रिजाइन करके जा रहा है, ऑडिटर कह रहा है मैं काम नहीं करूंगा, मैं तो जा रहा हूं, बात खत्म है। तो एडीटी 3 में बता देना, किसको बताना है भैया, कंपनी को बताना, आरओसी को बताना, CNDG को बताना, किसी को भी बताना, मोटा मोटा याद रखो कि एडीटी 3 में ऑडिटर जा रहा है,
मतलब रिजाइन करके छोड़ के जा रहा है तो भाई बता तो दे। तो एडीटी 3 में बताएगा। एडीटी 4 में क्या है, ऑडिटर फ्रॉड पकड़ो तो बता देना। एडीटी 4 में अपने को फ्रॉड वगैरह बताना है, ठीक है। चारों पॉइंट हमारे कंप्लीट होगा। अब फिफ्थ वाला पॉइंट क्या है भाई, फिफ्थ वाला मतलब ये सीआरए से रिलेटेड है, ठीक है। सीआरए से रिलेटेड क्या पॉइंट है, सीआरए 1 में क्या बोला गया है, कंपनी शैल मेंटेन कॉस्ट रिकॉर्ड इन सीआरए 1। सीआरए 1 में कॉस्ट रिकॉर्ड अपने को मेंटेन करना है, ये सब डिलीट कर दूं पहले मैं। सीआरए 1 में कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना है, सीआरए 1 में कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना है। सीआरए 2 में क्या करना है भैया, कंपनी शैल गिव नोटिस टू सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंटमेंट। सीआरए 1 में तुमको कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना है। सीआरए 2 में कंपनी क्या करेगी, नोटिस देगी सेंट्रल गवर्नमेंट को कि भैया हमने हमारा ऑडिटर अपॉइंट किया, हमने कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट किया, इतना याद रखो, ठीक है। सीआरए 3 में क्या बोला गया है, कॉस्ट ऑडिटर सबमिट करेगा अपनी रिपोर्ट। सीआरए 3 में अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा कॉस्ट ऑडिटर। फिर से रिपीट करो, सीआरए 1 में कॉस्ट रिकॉर्ड बनाने हैं, ठीक है। सीआरए 2 में अपने को अपॉइंट करना है किसको, ऑडिटर को। सीआरए 3 में ऑडिटर रिपोर्ट देगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, ठीक है। सीआरए 4 में कंपनी जो है सबमिट करेगी रिपोर्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब सीआरए 3 में मैं कॉस्ट ऑडिटर हूँ, मैं मान के चल रहा हूँ, मैंने सीआरए 3 में कंपनी को रिपोर्ट दे दी कि भैया ये रही मेरी रिपोर्ट, कॉस्ट की रिपोर्ट। अब ये जो कंपनी है सीआरए 4 में सेंट्रल गवर्नमेंट को आगे भेजेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट को आगे भेजेगी। इसके बारे में इन्होंने बात किया हुआ है, लिखा भी है। कंपनी बोले तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सेल सबमिट द रिपोर्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट विद इन 30 डेज ऑफ रिसिप्ट ऑफ रिपोर्ट इन XBRL फॉर्मेट। हमेशा ध्यान रखना XBRL फॉर्मेट में आपकी कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट जाएगी। XBRL फॉर्म याद रखना, XBRL, ठीक है भाई। उसके बाद में बात करता हूँ कॉस्ट ऑडिट की लिमिट्स। कॉस्ट ऑडिट की क्या लिमिट होगी, कॉस्ट ऑडिट की लिमिट तुमको पता होगा कि भैया अगर आप रेगुलेटेड सेक्टर में हैं तो तुम्हारा टर्नओवर कितना है, मोर देन 50 करोड़। यहाँ पे क्या दे रखा हुआ, मोर देन वाली चीज़ आ रही है, मोर देन। कहाँ कहाँ पे मोर देन आ रहा है, देखो 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 देखो, यहाँ पे मैंने आपको क्या पढ़ाया था भाई, ऑडिट कमेटी में यहाँ पे आ रहा है मोर देन वाली लिमिट, ठीक है। और एक तुम्हारा कॉस्ट ऑडिट है, यहाँ पे आ रहा है मोर देन वाली लिमिट। बाकी में क्या था भैया, जैसे फॉर एग्जांपल 10 करोड़ है तो 10 करोड़ और मोर, यहाँ पे क्या है 50 करोड़ और मोर, सॉरी यहाँ पे क्या है 50 करोड़ से ज़्यादा, 50 करोड़ से ज़्यादा। क्या बोला है, अगर तुम्हारा रेगुलेटेड सेक्टर है तो तुम्हारा टर्नओवर इस मोर देन 50 करोड़, 50 करोड़ से ज़्यादा है, क्या बोला है भैया, कॉस्ट ऑडिट उनको कराना होगा। और एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ मैं, भैया कॉस्ट ऑडिट क्या बोला है, कॉस्ट रिकॉर्ड्स आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड। अगर आपका टर्नओवर वगैरह अगर ऊपर जाता है, इस लिमिट से ऊपर जाता है तो तुमको कॉस्ट ऑडिट कराना है। तो रेगुलेटेड सेक्टर में क्या बोला भाई, टर्नओवर अगर 50 करोड़ से ज़्यादा है तो कराना है। एंड यहाँ पे एंड लिखा है, दोनों कंडीशन फुलफिल करना है। एग्रीगेट जो टर्नओवर है इंडिविजुअल प्रोडक्ट और सर्विस का कितना है, मोर देन 25 करोड़। क्या बोला है, 50 करोड़ से ज़्यादा, 25 करोड़ से ज़्यादा, दोनों कंडीशन फुलफिल है तो तुमको कॉस्ट ऑडिट कराना है। नॉन रेगुलेटेड सेक्टर में क्या बोला गया, 100 और 35 की लिमिट दे रखी हुई है कि भाई टर्नओवर तुम्हारा कितना है, मोर देन 100 करोड़, 100 करोड़ से ज़्यादा है। एंड इंडिविजुअल जो प्रोडक्ट है सर्विस है, मतलब तुम 10 चीज़ें बनाते हो, 10 चीज़ें बेचते हो। फॉर एग्जांपल माउस बनाते हो तुम, ये फ़ोन बनाते हो, बोतल बनाते हो, सब चीज़ें बनाते हो। तो इंडिविजुअल का बोला है कि भैया इंडिविजुअल ये जो माउस का अगर टर्नओवर है कितना है भाई, 35 करोड़ से ज़्यादा, 35 करोड़ से ज़्यादा, तो तुमको क्या भैया कॉस्ट ऑडिट कराना है, ठीक है। किन किन कंपनीज को कॉस्ट ऑडिट नहीं कराना, एमसीक्यू के लिए क्या है भाई, जिस कंपनी का मतलब जिस प्रोडक्ट से, जो भी बोल सकते हैं, टोटल रेवेन्यू बोल सकते हैं, जिस कंपनी का टोटल जो रेवेन्यू फ्रॉम एक्सपोर्ट करने से 75% फॉरेन एक्सचेंज में आ रहा है। फॉर एग्जांपल भैया मैं इसको एक्सपोर्ट करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे भी बेचता हूँ, जो भी है। इन्होंने बोला 75%, क्या बोला भाई 75% से ज़्यादा। यहाँ पे देखो ज़्यादा 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 लगा है, मोर वाली कंडीशन लग रही है। यहाँ पे मोर बना लेना हिंदी में, मोर कैसे बनती है मेरे को नहीं पता, ऐसे मोर बनती होगी, मुझे नहीं पता मोर कैसे बनती है। मोर मीन्स पिकॉक, ठीक है, पिकॉक बना लेना। पिकॉक मतलब मोर, ये हर जगह मोर लिखा हुआ, 50 करोड़ से ज़्यादा, मोर देन 25 करोड़, मोर देन 50 करोड़, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बता रहा था कि अगर मेरा 75% से ज़्यादा का जो टर्नओवर है फॉरेन से आ रहा है, एक्सपोर्ट करने से आ रहा है, किस में आ रहा है, फॉरेन एक्सचेंज करेंसी में, मीन्स रुपीज़ में नहीं आ रहा है, मतलब डॉलर वगैरह में आ रहा है, डॉलर वगैरह में आ रहा है। 75% से ज़्यादा जो अमाउंट है मेरा डॉलर में, कैनेडियन डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, किसी में भी आ रहा है, जापानीज येन, किसी में भी आ रहा है, इंडियन रुपीज़ में नहीं आ रहा है, 75% से ज़्यादा एक्सपोर्ट करने से, तो मुझे कॉस्ट ऑडिट नहीं करवाना, ठीक है। और क्या बोला गया दूसरा भाई, जो कंपनी ऑपरेटिंग इन एसईजेड, जो भी कंपनी एसईजेड का मतलब स्पेसिफिक, क्या नाम था,
स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अगर ऑपरेट कर रही है तो उसको कॉस्ट ऑडिट नहीं बनाना। लास्ट पॉइंट, कोई भी एंटिटी अगर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर कैप्टिव कंजम्पशन है तो भी उसको कॉस्ट ऑडिट नहीं कराना, ठीक है। कोई भी एंटिटी, कोई भी कंपनी जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में है फॉर कैप्टिव कंजम्पशन है तो उसको भैया नहीं बनवाना, सॉरी नहीं करवाना। क्या नहीं करवाना है भाई? कॉस्ट ऑडिट नहीं करवाना। फिर है एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्रेटरियल ऑडिट। सेक्रेटरियल ऑडिट के बारे में बात कर दी गई। सेक्रेटरियल ऑडिट किसको कराना? हर एक लिस्टेड कंपनी को कराना है, हर एक पब्लिक कंपनी को कराना जिसका पेड अप शेयर कैपिटल कितना है 50 करोड़ और मोर, 50 करोड़ और मोर, और उसी कंपनी का टर्नओवर कितना है 250 करोड़ और मोर, ठीक है। कितना है भाई? 250 करोड़ और मोर। यहाँ पे लिख देते हैं 50 करोड़ और मोर, 250 करोड़ और मोर, ठीक है। और हर एक कंपनी जिसका लोन और बोरोइंग कितना है 100 करोड़ और मोर, मतलब कितना दे रखा हुआ है 50, 100, 250, 50, 100, 250, 50, 100, 250 करोड़ और मोर और मोर और मोर, ठीक है। सिंपल सा मैटर है। अब यहाँ पे कुछ और चीज़ दे रखी हुई है, वो अपन पढ़ ले रहे हैं। कितना पेज बचा भाई? और 3 पेज बचा हुआ, फटाफट निपटाते हैं इसको। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसमें से हो सकता है बहुत सारी चीज़ें आपके लिए आ जाए, ठीक है। तो फटाफट वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दो, मुझे एक लाइक चाहिए इस वीडियो पे, ओके। और सब्सक्राइब करो जिसने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, प्लीज़। मैं भी मेहनत कर रहा हूँ इस चीज़ के लिए, मुझे भी दिखता है कि भाई सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं तो मोटिवेशन आता है, ठीक है। चलो, सेक्रेटरियल जो ऑडिट की जो रिपोर्ट है गिवन बाय द कंपनी सेक्रेटरी इन फॉर्म MR3, हमेशा याद रखना है MR3 सेक्रेटरियल ऑडिट, MR3 सेक्रेटरियल ऑडिट। इसमें क्या है? ऑडिटर अपनी रिपोर्ट देता है बस। एवरी लिस्टेड एंटिटी शैल सबमिट करे सेक्रेटरियल कंप्लाइंस रिपोर्ट टू स्टॉक एक्सचेंज विद इन 60 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। 60 दिन के अंदर अंदर, मतलब क्या बोला है? जो हमारा जो CS होगा, कंपनी सेक्रेटरी होगा, 60 दिन के अंदर अंदर, 60 दिन के अंदर अंदर स्टॉक एक्सचेंज को क्या देगा भैया? अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद। 60 दिन के अंदर अंदर MR3 60 दिन, ये दो चीज़ याद रखो, ठीक है। और इसकी जो लिमिट है 50, 100, 250, 50, 100 और 50, 100 और 250 और मोर, इनसे ऊपर जाता है तो अपने को सेक्रेटरियल ऑडिट कराना होता है, ओके। अब जाते हैं एप्लीकेबिलिटी ऑफ कारो। कारो किस किस पर लगता है, ठीक है। कारो के बाद क्या हमारा निधि कंपनी और फिर 2 पॉइंट और, ठीक है। चलो, अब मैंने जितना पढ़ाया तुमको लिमिट वाली चीज़ें पढ़ाई, तो लिमिट वाली चीज़ें याद कैसे करना है? इंटरनल ऑडिटर है, हाँ जी, 25, 50, 100, 250 और मोर और मोर और मोर, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे रोटेशन ऑफ ऑडिटर है तो इसमें क्या बोला गया? 100, 50, 50 और मोर, 100, 50, 50 और मोर, ठीक है। ऑडिट कमेटी में बोला है 10, 100, 50, 10, 100, 50, 10, 100, 50, लेकिन यहाँ पे मोर, ये वाले केस में सिर्फ मोर है, से ज़्यादा, ठीक है, 50 करोड़ से ज़्यादा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा भाई? हमने कॉस्ट ऑडिट पढ़ा। इसमें तो सिर्फ अकेली मोर लगा दो, ये अकेली मोर, एक मोर, ठीक है। इसमें 50 करोड़ से ज़्यादा, 25 करोड़ से ज़्यादा, 100 करोड़ से ज़्यादा, 35 करोड़ से ज़्यादा। फिर सेक्रेटरियल ऑडिट क्या बोला? 50 करोड़, 250 करोड़ और 100 करोड़ और मोर, सिंपल, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कारो के बारे में। कारो किन किन कंपनीज पे लगता है? तो अपना एक निमोनिक था कारो का, क्या निमोनिक था वो मैं आपको दे देता हूँ, 1 मिनट। 8 SBI PO ये हमारा निमोनिक है कि भैया कारो किस पे लगता है। इन्होंने बोला सारी कंपनी इस पे लगता है इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनीज को। किन किन को छोड़ देना? 8 SBI PO। 8 का मतलब हो गया हमारी सेक्शन 8 कंपनी, 8 का मतलब मेरा सेक्शन 8 कंपनी इस पर नहीं लगने वाला। एस से हो गया मेरा स्मॉल कंपनी, स्मॉल कंपनी मतलब जिसका पेड ऑफ शेयर कैपिटल कितना 4 करोड़ तक है और टर्नओवर जिसका 40 करोड़ का है। कब? इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, पिछले साल का देखेंगे। बी से आएगा हमारी बैंकिंग कंपनी, आई से आएगा हमारा इंश्योरेंस कंपनी, टी से आएगा मेरा कौन सा? प्राइवेट कंपनी, कुछ लिमिट्स दे रखी हुई है प्राइवेट कंपनी में, वो अपन अभी पढ़ेंगे। फिर है ओ से मतलब है 1% कंपनी, 1% कंपनी, ठीक है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में क्या बोला गया? तुम्हारी पेड ऑफ शेयर कैपिटल और जो तुम्हारा रिजर्व्स है वो कितना होना? नॉट मोर देन 1 करोड़, नॉट मोर देन 1 करोड़, 10, इसका लिमिट ये है। 1 करोड़ से ऊपर नहीं है तो तुम पे कारो एप्लीकेबिलिटी नहीं लगने वाली है। बोरोइंग अगर तुम्हारी है, उधारी 1 करोड़ से ऊपर नहीं है, डज नॉट एक्सीड लिखा है ना, 1 करोड़ से ऊपर नहीं है तो तुम पे कारो नहीं लगेगा। फिर तुम्हारा रेवेन्यू बोला है, रेवेन्यू 10 करोड़ से ऊपर नहीं है तो तुम पे कारो नहीं लगेगा। रेवेन्यू कौन सा होगा भैया? कंटिन्यूड ऑपरेशन, मतलब जो कंटिन्यू में चल रहा है ऑपरेशन उससे, या फिर डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन जो हमारा ऑपरेशन बंद हो गया उससे भी, ठीक है, सिंपल है। अब मैं बात करूंगा निधि कंपनी से रिलेटेड, कुछ पॉइंट तुम्हें याद रखना है। निधि कंपनी में क्या बोला गया भैया? इनको क्या नेट ओन फंड टू डिपॉजिट, इसको रेशियो मेंटेन करना है। कितना रेशियो मेंटेन करना है? 1:20 का रेशियो मेंटेन करना है, 1:20 का रेशियो मेंटेन करना है, बस, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है इसमें। फिर दूसरा पॉइंट क्या लिखना है अपने को कि निधि कंपनी को मेंटेन करना पड़ेगा 10% अनएनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट, 10%
अनएनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट इसको मेंटेन करना है, बात खत्म, ठीक है। फिर एनएफआरए से रिलेटेड एक पॉइंट है एमसीक्यू के लिए। एनएफआरए कब कॉन्स्टिट्यूट हुई? 1 अक्टूबर 2018, 1 अक्टूबर 2018 को एनएफआरए कॉन्स्टिट्यूट हुई। ये सब चीज़ें इसलिए बढ़ा रहा हूँ, एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग मैंने तुमको याद कराए थे, प्लीज़ इनको याद रख लेना, एमसीक्यू के लिए आ सकते हैं, तुमसे नाम पूछा जा सकता है कि ऐसे 200 का मतलब है ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद एसेज, बस ठीक है। 210 बोलता है एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, 230 बोलता है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, 299 बोलता है ऑडिट डॉक्यूमेंट, एक मिनट ये गलत लिखा हो गया, 299 इसमें जाएगा जॉइंट ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, गलती से लिखा हो गया जॉइंट ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसको प्लीज करेक्ट करना, 299 क्या बोला है? जॉइंट ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। फिर 315 क्या बोलता है? आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द, यहाँ पे इतना रखो, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, ROMM इसको बोलते हैं। आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट, ये चीज़ याद रखो। फिर ऐसे 500 में बोला ऑडिट का एविडेंसेस, ऐसे 520 बोलता है एनालिटिकल प्रोसीजर, ऐसे 530 बोलता है ऑडिट सैम्पलिंग, ऐसे 700 बोलता है फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये तो तुम्हें नाम है, याद रखना ही पड़ेगा। जैसे तुम हमारे अपने दोस्तों के नाम याद रखते हो, रमेश, सुरेश, राजू, सुनील, कुछ भी एक्सेट्रा, अनिल, विनोद, कुछ भी, तो ऐसे इनके नाम याद रखना पड़ेगा, एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। फिर लास्ट जाएगा भैया ऐसे 705, ऐसे 705 क्या बोलता है? मॉडिफिकेशन टू द ओपिनियन इन एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, मॉडिफिकेशन टू ओपिनियन इन एन ऑडिट इन इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, ठीक है भाई। अब 2 चार्ट और दे रखा हूँ भैया, ये मैंने यहाँ पे डाले हुए हैं, क्यों भैया? क्योंकि इसके अंदर देखो ये लिमिट वगैरह दे रखी हुई, फटाफट चीज़ें तुम्हें याद हो जाएंगी, ठीक है। एक ये चार्ट और एक ये चार्ट, फ्रॉड वाला चार्ट, ठीक है। इनमें से हो सकता है कुछ ना कुछ तुमसे पूछा जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। हालांकि मैंने तुम्हें क्रैश बैच में भी पढ़ाया है, और किस में पढ़ाया मैंने? मैराथन लिया हुआ है, उसमें भी पढ़ाया हुआ है, फिर भी पढ़ लो, चीज़ें याद रहेंगी, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, नॉन गवर्नमेंट कंपनी में अगर आप ऑडिटर अपॉइंट करते हो, पहला ऑडिटर अगर आप अपॉइंट करते हो, 30 दिन के अंदर अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 30 दिन में नहीं करेगा तो हमारा शेयर होल्डर करेगा 90 दिन के अंदर। अगर आप सब्सिक्वेंट ऑडिटर की बात करते हो तो सब्सिक्वेंट ऑडिटर पहली एजीएम में अपॉइंट होगा, और वो कब तक रहेगा? 6th एजीएम तक रहेगा, सिंपल। अब जाते हैं अपन नॉन गवर्नमेंट कंपनी। नॉन गवर्नमेंट कंपनी में पहला ऑडिटर 60 दिन के अंदर अंदर C&AG अपॉइंट करेगा। अगर वो नहीं कर पाता है तो अगले 30 दिन के अंदर अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करता है। अगर अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी नहीं कर पाता है तो अगले 60 दिन के अंदर अंदर शेयर होल्डर करेगा। तो यहाँ पे क्या लिखना है? 60 30 60, 60 30 60, और यहाँ पे क्या था सर? 30 और 90। पहले वाले में 30 90 था, और इस वाले में तो ठीक है, पहले एजीएम से 6th एजीएम तक जाएगा, इस वाले में 60 30 60, 60 30 60, ठीक है। सब्सिक्वेंट ऑडिटर में क्या बोला भैया? 180 डेज के अंदर अंदर कर लेना, फाइनेंशियली स्टार्ट हो उसके 180 डेज के अंदर अंदर आपको ऑडिटर को अपॉइंट करना होगा, ठीक है। दैट्स इट। अब जाते हैं हमारा सेक्शन 143 सबसेक्शन 12। इसमें क्या बोला गया? 2 केस बनने वाले, फ्रॉड रिपोर्टिंग का केस है, सेक्शन 143 सबसेक्शन 12 फ्रॉड रिपोर्टिंग का केस है। फ्रॉड रिपोर्टिंग के केस में क्या बोला है मेरे भाई लोग? पढ़ाता हूँ भैया। 1 करोड़ से नीचे का फ्रॉड है तो इस वाले में जाना, इस वाले में, या फिर 1 करोड़ या उससे ऊपर का फ्रॉड है तो केस 1 में आ जाना। तो केस 1 ये दे रखा हुआ है, मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ केस 1। केस 1 से आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं कि 1 करोड़ का फ्रॉड है या फिर उससे ऊपर का फ्रॉड है, ठीक है। तो बोला क्या है? ऑडिटर, तुमने फ्रॉड पकड़ा तो 2 दिन के अंदर अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या फिर ऑडिट कमेटी को बता दो कि मैंने फ्रॉड पकड़ा है, ये लिखा हुआ है। ऑडिटर शुड इंटीमेट विद इन 2 डेज। क्या? ऑडिटर हैज़ रीज़न टू बिलीव दैट कि भैया फ्रॉड हुआ, 1 करोड़ या 1 करोड़ के ऊपर हुआ है, कंपनी के अंदर हुआ है, ऑफिसर ने या फिर एम्प्लॉई ने किया हुआ है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, किसी ने भी किया हो, तो 2 दिन में तुम बता दो, ठीक है। फिर वेट करना है 45 दिन तक, वेट करना ही 45 दिन तक। किसका वेट करना भैया? कि हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या फिर ऑडिट कमेटी कुछ रिप्लाई देगी। 45 दिन तक यूँ बैठे रहना है, बैठे रहो 45 दिन। 45 दिन के बाद या तो वो रिप्लाई देंगे या तो नहीं देंगे, 2 ही केस होंगे। रिप्लाई देते हैं तो तुम्हें क्या करना है भाई? 45 दिन खत्म हुए तो उसके अगले 15 दिन के अंदर अंदर अपनी जो रिपोर्ट है विथ रिप्लाई और ऑब्जर्वेशन ऑफ बोर्ड और ऑडिट कमेटी, जो रिप्लाई आया ऑडिट कमेटी का या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का, वो प्लस कमेंट ऑन दैट रिप्लाई, जो रिप्लाई आया उस पर तुम्हारा क्या कमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज देना 15 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। नहीं आता है रिप्लाई तो ये वाला डब्बा पढ़ लेना। क्या बोला है? 45 दिन खत्म हुए तो अगले 15 दिन के अंदर अंदर खुद की रिपोर्ट दे देना, और ये तुम सेंट्रल गवर्नमेंट को बोल देना
कि भाई हमने तो उनको भेजा था 2 दिन के अंदर अंदर, लेकिन वहाँ से कुछ रिप्लाई नहीं आया है। ठीक है, अब 1 करोड़ से नीचे का फ्रॉड होता है तो ये वाला पॉइंट पढ़ लो। क्या बोला है, 1 करोड़ से नीचे का फ्रॉड हुआ तो तुमको सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या फिर ऑडिट कमेटी को बताना है 2 दिन के अंदर। क्या क्या बताना, नेचर ऑफ फ्रॉड क्या है, अप्रोक्सीमेट अमाउंट कितना इन्वॉल्व है, पार्टी कौन सी इन्वॉल्व है। इस केस में 1 करोड़ से नीचे के फ्रॉड में सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ भी नहीं बताना है। ये चीज़ मेरी 30 मिनट के अंदर अंदर की वीडियो बहुत ओवरऑल सारी की सारी लिमिट्स मैंने कंप्लीट कर दी। इसके अंदर एमसीक्यू बनने के चांसेस है, केस स्टडी बनने के चांसेस है, तो ये सब चीज़ हो सकती है। ठीक है, और जो मेरी वीडियो में पहली बार आया है तो 2 काम पहले करो और कुछ अच्छी सी चीज़ें बता के जाऊँगा। लाइक करो फटाफट, मैं वेट कर रहा हूँ। और दूसरी चीज़ें सब्सक्राइब करो, मैं वेट कर रहा हूँ कि तुम जब तक सब्सक्राइब नहीं करोगे तब तक मैं कुछ नहीं बोलूँगा। ठीक है, तो कर दिया होगा सब्सक्राइब। ठीक है, तो देखो मैंने ऑडिट का क्रैश बैच डाल दिया है, नहीं पता होगा डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से निकाल लेना। ऑडिट का मेरे पास मैराथन है, वो अभी रिकॉर्डिंग में है, मुझे नहीं पता कब अपलोड होगा क्या होगा, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। या फिर कोई भी क्वेरी है तो व्हाट्सअप कर देना 7999993171 और डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह दे रखा हुआ है। ठीक है, ये 3 चीज़ें ऑडिट से रिलेटेड ऑलमोस्ट मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको दे दी। अगर इसके बाद भी आपको कुछ लगता है तो कमेंट में प्लीज़ बता देना, सर इस चीज़ से रिलेटेड हमें ये पढ़ा दो, इसमें डाउट आ रहा है, ये बहुत बड़ा चैप्टर है तो इसको छोटा करके बता दो। मैंने आपको 7.4 मॉड्यूल का 7.4 48 मिनट में कराया है। चैप्टर 7.4 है मॉड्यूल का, 48 मिनट की मेरी वीडियो डली हुई है, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक यार। कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत उसके बाद आती है तो मुझे व्हाट्सएप कर देना, सर हमें ये प्रॉब्लम है ऑडिट के अंदर। ठीक है, व्हाट्सएप करना 79993161। ठीक है, इस पर व्हाट्सएप कर देना। ऑडिट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी, कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या, कोई प्रॉब्लम मेरे को बता देना। चलो टेक केयर, बाय बाय।